हेलो बच्चों, मैं निर्मल सर, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज जैसा कि नीट का सेमीफाइनल एग्जाम कंडक्ट हुआ है आरएस इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री सेक्शन के बारे में कि वहां पर आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई समस्या आई है तो आप यहां पर एक बार उसे देख सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 46 में बेटा आपको यहां पर दो आयनाइजेशन दिए हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और यहां पर सेकेंड, और पूछा जा रहा है कि बताओ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो। अब यहां पर बेटा अगर हम बात करें और आप आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस देखें तो वो जो डिफरेंस है वो 15.5 माइनस 7.9। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि ये जो डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आपको याद आना चाहिए कि अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बेटा कम होता है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो स्टेबल होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या है, M से M प्लस और M प्लस से M+2, यानी इसका आंसर होगा सेकेंड पार्ट। याद रखना, अगर कभी डेल्टा आई ई की वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी या नंबर जो होगा वो स्टेबल होगा। ये याद रखना, ये एक हिंट है जो मैं तुम्हें अगले क्वेश्चंस के लिए भी दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 47, यहां बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर यह सवाल है और एमओटी में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। अब आप मुझे बताइएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी एनबी माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अगर आप ये करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। आइए ए ऑप्शन में अगर हम बात करें, मतलब ए पार्ट में बात करें तो 2 2 4 और 1 5, यानी यहां अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 5 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 4, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यानी 1/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5। यहां आते हैं बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 2 2 4 2 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 6 में से 4 गया तो 2/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर आया 1। यहां आते हैं, 2 4 2 6 7 और 1 8, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 4/2, यानी आया 2। तो मेरे हिसाब से सही आंसर, सीक्वेंस चेक कर लीजिए, 0.5 1 और 2, यानी फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, सबसे पहले देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज आर करेक्ट। करेक्ट ऑर्डर की बात हो रही है। पहले ऑप्शन में बात करें आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए है। आप यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, ये S1 है, ये H2 है, ये P1 है और ये P2। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होती है, यानी ये बात गलत लिखी है ना। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, क्या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लगातार घट रही है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी रिड्यूसिंग पावर जो है वो इंक्रीज कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है। यहां आयंस की बात कर रहे हैं लेकिन एक्वस मीडियम में बात कर रहे हैं, तो एक्वस मीडियम में पूछ रहा है आयनिक मोबिलिटी, क्या आयन का साइज जितना बड़ा होगा, एक्वस मीडियम में साइज जितना बड़ा मोबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम। तो बेटा एक बात बताओ, जो आयन खुद में बड़ा है क्या वो कम वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये जो सीक्वेंस लिखा है आयनिक मोबिलिटी का ये भी बिल्कुल सही। फोर्थ ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बच्चों हमें पता है कि सल्फर की सबसे ज्यादा होती है ऑक्सीजन फैमिली में और सबसे कम किसकी है, ऑक्सीजन की।
यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहला वाला गलत है, बाकी के तीनों सही, यानी 2, 3, 4, यानी बच्चों थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ। ठीक बात। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमराइज हो रहे हैं। तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में अगर डाइमराइज हो रहे हैं तो क्या इसके पीछे का कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। साफ दिख रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ा H है, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो क्या बन रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड पार्ट। सरल क्वेश्चन है, आप लोगों ने सही ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 केएसपी पर क्वेश्चन है बच्चों। 100% आयनाइजेशन की बात की है, केएसपी की वैल्यू दे रखी है। क्या ये बताइए PbBr2 है बेटा, और वो कह रहा है ये 100% टूट रहा है। तो अगर हम इसे तोड़ें तो Pb+2 और 2Br-1। अगर मैं मान लूं इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S होगा और ये 2S हो जाएगा। पूछ रहा है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbBr2, S की वैल्यू पूछ रहा है। क्या बेटा ये बताओ, KSP अगर निकालते थे तो लिखते थे Pb+2 आयन, इसका कंसंट्रेशन, Br- का कंसंट्रेशन और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पावर बन जाएगा। जिन लोगों को याद है उन्हें 4s³ याद होना चाहिए। तो यहां से अगर हम निकालें तो यहां S होगा बेटा और यहां 2s का स्क्वायर। तो क्या ये 4s³ आएगा। और KSP की वैल्यू आपको दी है 8 × 10⁻⁻5। तो बेटा 4 जो है वो 8 से तो 2 बार जाएगा। तो यहां से बच्चों अगर S निकालेंगे तो 2 × 10⁻⁻5 और होल की पावर 1/3। तो मुझे लगता है फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, और आसान सवाल है, आपने किया होगा, है ना, ज्यादा इसमें कोई झंझट है नहीं। अगले क्वेश्चन पर आता है, कह रहा है डाइल्यूट एल्कलाइन सोल्यूशन, गौर से सुनिएगा, MnO4- है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। अगर हम बात एसिडिक मीडियम की कर रहे हैं तो क्या आपको याद होना चाहिए +7 से +2 जाता है। अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें, या जैसा कि यहां लिखा है स्लाइटली एल्कलाइन, तो बेटा ये Mn+4 में जाता है। बोलो बेटा। और अगर हम प्योर एल्कलाइन मीडियम की बात करें, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम की बात करें, तो क्या यहां पर ये +6 में जाता है। अब आप खुद बता देंगे सर डाइल्यूट एल्कलाइन लिखा है यानी +4 में जाना चाहिए। इनमें से कहां +4 है, तो आपको दिख रहा होगा MnO2 में Mn+4 है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक बात है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। यार ये सवाल बढ़िया सवाल की कैटेगरी। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ CH2FCOOH, Ka की वैल्यू दी है 2.6 × 10⁻³ क्या बेटा ये जो एसिड है, यहां पर अगर आपको याद हो तो ये मोनोबेसिक एसिड है और Ka की वैल्यू होती है C∝²/1 - कितने बच्चों को ये बात याद है, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। और यहां पर हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखते थे, अगर आपको याद है, CH2FCOOH है बेटा, ये आयनाइज होगा तो CH2FCOO- और H+ होगा। तो अगर हमने मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो बेटा ये 0 0, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो C से C∝, तो यहां ये C∝ और ये भी C∝। अब बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ, यानी C की वैल्यू मुझे निकालनी है।
तो अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, यहां पर मैं के की जगह क्या लिखूंगा? 2.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। बोलो बच्चा। और यहां पर अगर मैं ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा मैं इसे लिख रहा हूं सी अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा। गौर से देखना बात को। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अल्फा को नेग्लिजिबल मान लिया होगा और बेटा उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला होगा। तो इसका मतलब आपको दिमाग लगाना था कि यहां अल्फा को हम नेग्लेक्ट नहीं करने वाले हैं, और अगर आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा ठीक ठाक 56% के करीब आता है। तो यहां पर दोस्त अब आप बताइए हमें एच आयन यानी सी अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। उठाकर अपन सारी बातें यहां रखते हैं, तो यहां सब कुछ अगर आप रखेंगे तो 2.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल टू सी अल्फा यानी एच आयन कंसेंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक सी से नीचे भी मल्टीप्लाई किया है मैंने, एक ऊपर से, तो सी माइनस सी अल्फा यानी सी माइनस और सी अल्फा की जगह मैं लिख दूंगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। यहां से बच्चों अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो सी का वैल्यू आएगा वो फोर्थ ऑप्शन आता है 3.53। एक बार मैं देख लेता हूं, हाँ सही है 3.53 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। यहां याद रखना 1 माइनस अल्फा को अल्फा मानने की गलती मत करना। ठीक बात है ना? जिनका सवाल गलत हुआ होगा वो सिर्फ इसी बात पर हुआ होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा जा रहा है, अमंग द फॉलोइंग पेयर इन विच टू स्पेशीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, यानी स्ट्रक्चर सेम ना हो। बेटा SiF4 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, क्या आपको समझ में आ रहा होगा टेट्राहेड्रल। यहां बेटा 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्या समझ में आ रहा होगा सी सॉ शेप होगा। कैसा शेप? सी सॉ शेप होगा। पाई शेप बोलो, के शेप बोलो, तो इसका मतलब यही आंसर हो गया। बाकी अगर आप यहां बाकी चेक करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर सेम मिलेंगे आपको, तो वो सारे स्ट्रक्चर सेम होंगे, हमें सेम नहीं चाहिए। तो ये सरल सवाल है, सभी बच्चों का सही होना चाहिए। Which of the following do not contains dangling bond? Dangling bond बच्चा तब बनता है जब सरफेस पर वैलेंसी खाली है। तो क्या ये बताओ कार्बन डायमंड है तो भाई साहब हाँ सर, कार्बन डायमंड में कार्बन टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है, तो क्या सरफेस पे वैलेंसी खाली होगी यानी डायमंड में होगा। अगर बात की जाए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में भी क्या होगा, सरफेस पे वैलेंसी खाली रहती है तो ग्रेफाइट में भी होगा। क्या पुलरीन जो है वो एक तरीके से बोलते हैं बक मिनिस्टर है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि पूरी तरीके से पैक है। तो इसका मतलब बेटा कहां पर डेंगलिंग बॉन्ड नहीं होंगे, फुलरीन में नहीं होंगे। ठीक बात है, तो सही आंसर है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 55 आइडियल सॉल्यूशन पर है, क्या आपको राउल्स लॉ आना चाहिए, और अगर दो सॉल्यूशन ए और बी को मिलाया गया है तो क्या बच्चों हम लोगों को पता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग लिखते थे पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स। ये राउल्ट लॉ लगाते थे यहां पर। क्या आपको साफ समझ में आ रहा है यहां पर पी नॉट ए और पी नॉट बी हमसे पूछा गया है। क्या बेटा हमको 1 मोल ए का और 4 मोल बी के दिए और 560 mm ऑफ Hg है, तो मैं इक्वेशन बना दे रहा हूं, ये 560 होगा। पी नॉट ए हमें मालूम नहीं, एक्स ए की बात करें तो ए का मोल 1 है, बी के मोल 4 है, तो टोटल 5 मोल हो गए। पी नॉट बी इंटू 4/5 इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 10 mm ऑफ Hg कम हो गए, 550 हो गया। क्या हुआ? बोले 1 मोल हमने बी का हटा लिया। तो अगर हटा लिया है तो यहां अगर हम बात करेंगे तो ए तो 1 ही रहेगा, लेकिन अब टोटल मोल 4 हो जाएंगे क्योंकि बी के 4 मोल थे, अब वो 3 हो गए। और यहां आएंगे तो पी नॉट बी इंटू 3/, क्या दोस्त दो इक्वेशन, दो अननोन होंगे, यहां से अगर आप निकालते हैं तो पी नॉट ए
और P नॉट B की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। और मेरे पास जो आंसर है, आराम से दो इक्वेशन, दो अननोन है, ये 400 आएगा और ये 600 आएगा। मुझे लगता है अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक राउल्ट लॉ लगाया आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि विच वन गिव रेडिश ब्राउन गैस। खूब याद होना चाहिए आपको, रेडिश ब्राउन गैस होती है NO2 गैस। NO2 गैस कहां लिबरेट होगी? क्या फर्स्ट ए ग्रुप के लिथियम नाइट्रेट और सेकंड ए ग्रुप के नाइट्रेट हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड और साथ में NO2 और O2 देते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो लिथियम नाइट्रेट को अगर आपने हीट किया तो हीट करने पर आपको लिथियम का ऑक्साइड, NO2 और O2 मिलेगा। यानी आपसे पूछ रहा है विच वन गिव। तो भाई साहब, सोडियम नाइट्रेट में जिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है, याद रखना लिथियम को छोड़ के बाकी ये सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, यहां पर भी सिर्फ ऑक्सीजन निकलेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा थर्ड ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर है? इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 2 mole of PCl5 were heated in a closed vessel of 2 liter capacity at equilibrium 40% of PCl5 dissociated into PCl3 and Cl2 equilibrium constant पूछ रहा है। सिंपल इक्वेशन बनानी है दोस्त। PCl5 है, ये जा रहा है PCl3 में और Cl2 में। कहा जा रहा है इनिशियल 2 मोल लिए, तो ये 2 हो गया, ये दोनों 0 0 हो गए। अब कह रहा है याद रखना, मोल लिखे, वॉल्यूम 2 लीटर है, इससे डिवाइड करना मत भूलना। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जिन बच्चों ने डिवाइड करना भूल गए होंगे वॉल्यूम से, वो यहां निपटे होंगे, ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम पे बात करें, क्या 2 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, सॉरी 2 माइनस, सॉरी वापस है 2 माइनस 2 अल्फा, ए अल्फा घटेगा। यहां आते हैं, जितना टूटा है उतना बना होगा, 2 अल्फा 2 अल्फा। यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करें, PCl3 Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, ये होगा। तो यहां पर अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, मान लो Kc निकाल रहे हैं, तो PCl3 में हम लिखेंगे 2 अल्फा बाई 2, क्योंकि बेटा वॉल्यूम इन लीटर से भी तो डिवाइड करेंगे। और यहां लिखेंगे 2 माइनस 2 अल्फा बाई 2। बेटा आपको यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है? 40%, यानी 0.4। अगर आप ये काम करते हैं तो आप ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो मेरे हिसाब से 0.53 शायद आना चाहिए। इसका जो आंसर आएगा, नहीं 0.267 ये आएगा बच्चों। तो यहां से आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.267। तो मैं इतना मान के चल रहा हूं कि बेटा आप अल्फा की वैल्यू यहां रख के सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है बच्चों, वॉल्यूम आपको डिवाइड करना पड़ेगा। केसी के एक्सप्रेशन में लीटर में लिखते हैं चीज ना, मोल पर लीटर में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 58 अरेंज गिवन एमाइंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी व्हेन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। याद करिए सर, सारे एमाइन 1 डिग्री एमाइन है और आपको नेम रिएक्शन याद आनी चाहिए। 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे, साथ में बेस ले रहे हैं। अगर आपको याद आए तो इस रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए? तो इस रिएक्शन का नाम अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? अगर याद करिए बताइए, क्या ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है? क्या ये कार्बिल एमाइन रिएक्शन है? तो याद रखना है ये रिएक्शन क्या है? कार्बिल एमाइन रिएक्शन। अब बेटा कार्बिल एमाइन रिएक्शन के लिए जो 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन जो है
इनकी जो रिएक्टिविटी है, अब सारे 1 डिग्री, तो कौन जल्दी रिएक्ट करे? तो जो इनकी रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नाइट्रोजन के की न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब मैकेनिज्म मैंने पूरी क्लास में आपको बताई है। जितना ज्यादा नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबिलिटी होगी उतनी जल्दी ये रिएक्शन होगी। तो यहां अगर हम बात करें तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, यानी थर्ड सबसे पहले आएगा, यानी ऑप्शन ही खत्म होगा। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो आपका सही आंसर थर्ड होगा। उसके बाद ये सारे लोन पेयर कैसे हैं? डीलोकलाइज है, यानी ये एक जगह पर रुकने वाले नहीं है, तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी घट रही है। अब आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा है प्लस एम वाला, तो इन तीनों में सबसे अच्छा फोर्थ वाला होगा, लेकिन थर्ड मैदान पहले ही मार चुका है, तो याद रखना ऑप्शन होगा थर्ड पार्ट। ठीक है, अगला है सर, कह रहा है इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंक्रीज द रेट 4 टाइम्स, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग लिखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कुछ एक्स मान लेते हैं जो ऑर्डर होगा। अब ये कह रहा है कि अगर मैं क्या कर दूं, कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट 4 गुना हो जाता है, तो 4R हो गया, कंसंट्रेशन ए की जगह 2A कर दिया, एक्स मालूम नहीं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। उसके बाद उसने कहा ट्रिपलिंग द कंसंट्रेशन, तो भाई साहब यहां कंसंट्रेशन 3 गुना कर दिया और बोला रेट हो गया 9 गुना, 9। अब आप बेटा यहां पर आराम से चीजों को देख सकते हैं। अगर हम कोई भी दो इक्वेशन उठा के आपस में डिवाइड कर दें तो आपको सीधे सीधे मामला मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां से साफ दिख रहा है एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। खुद सोच लो यार, अंदर की चीज दुगनी करके 4 कब लाओगे, जब पावर 2 होगी। अंदर की चीज 3 गुनी करके 4 कब लाओगे, जब पावर 2 होगी। तो 3 तिहाई 9। तो इसका मतलब इन्होंने बोला कि वो जो पावर है रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक बात। 60 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर हमारे पास दो साइड है, एक एक्स है और दूसरी वाई। ये एक्स है और ये वाई। अब आप मुझे बताइए, ये कह रहा है कि जब ये K4 FeCN का होल 6 और FeCl3 मिलेंगे तो बेटा कैसा कलर आता है, ब्लू कलर आता है। अब तुम बताओ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से केवल और केवल कौन जा आ सकता है, सिर्फ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब पानी, वो या तो जा सकता है या आ सकता है। तो इसका मतलब ये जब जाएंगे ही नहीं, ये मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कभी भी क्या होंगे, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटा FeCl3 सॉल्यूट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड पानी के साथ है, सॉल्यूट है। ये लोग कभी एक दूसरे से मिलने वाले नहीं है। किसी प्रकार का ब्लू कलर कहीं भी फॉर्म नहीं होगा बच्चों। तो क्या मेरी बात आपके समझ में आई है? अगले 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने साउथ सर आके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो साउथ सर और डीपी सर जो है वो अपने 15-15 क्वेश्चंस जो है उनको अपना अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसी के आगे बने रहिए और आगे के क्वेश्चंस को देखिए। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, नीट से पहले नीट के जैसा एग्ज़ाम आरएस इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट करवाया। तो बच्चों, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, तो आप लोग उनमें से मैच कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है और किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई है, आपका थॉट प्रोसेस उसमें क्या होना चाहिए था, सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने पास में जो क्वेश्चन है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है क्या, OH माइनस है 1 मोल है और यहाँ पर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो NO2 जो है ये कौन सा बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये भी कैसा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये आ जाए। ठीक है, अब जो OH आएगा वो कहाँ से हटाएगा बेटा, इस Cl को हटा देगा
और यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा बेटे, फर्स्ट आ जाएगा। ओके क्लियर। तो यहाँ पर इस Cl को हटा देगा और इस Cl को जैसे हटाएगा यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग के रेस्पेक्ट में हमें देखना था कि कौन सा ग्रुप इजीली रिप्लेस हो जाएगा जो। ठीक है, आ जाओ बेटे। नेक्स्ट यहीं पर है और ये आपके सामने है। अब देखो इसे करना कैसे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपके पास में ये कंपाउंड है, ठीक, ये है, ये तुम्हारे सामने है बेटा डबल बॉन्ड O। ठीक है, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने से यहां पर आ जाएगा क्या, MgBr, और इस जगह पे लग जाएगा क्या, CH3। ठीक है, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये आ जाएगा बेटा, इधर है CH3 और इधर है OMgBr, है ना, ये है। हमने करना क्या है यहाँ पर बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर CH3OMgBr है और जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराने पर, जैसे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ से ब्रेकिंग होगी, यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी, इधर आ जाएगा H+ और इधर आ जाएगा OH-, मतलब अपने पास में ये बन गया इस तरीके से, ऐसा है CH3 और यहाँ पर क्या लग गया, OH। अब ये जो बना इसकी रिएक्शन हो रही किससे, HBr से। बेटा जैसे ही HBr से रिएक्शन होगी तो हमें पता है ये OH हट जाएगा और यहाँ पर Br लग जाएगा, मतलब अपने पास में ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, CH3 और इधर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। ओके, अगली रिएक्शन जो होगी यहाँ पर Mg से हो जाएगी। सबको पता है Mg ड्राई ईथर से जैसे रिएक्शन होती है तो ये तुम्हारा किस में आ जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, मतलब इस जगह पर ये प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरीके का है, यहाँ पर ये है, ये आ गया बेटा, इधर है CH3 और इस तरफ है क्या, MgBr। अब इसकी रिएक्शन हो रही है फॉर्मेल्डिहाइड से बेटा, जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा HCHO से, तो फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करने पर ये H डबल बॉन्ड O टूटेगा, यहाँ से ये Mg और ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा प्लस, मतलब ये जब आएगा तो हमें इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ेगा बेटा, ये है, यहाँ पर आया ऐसे, ठीक है, ये रहा CH3 और CH3 के बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आ गया कार्बन पर, ठीक है, और ये आ जाएगा क्या, CH2OMgBr, ये ऐसा आएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस अगर हम करा देंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद H3O+, इसके बाद ये तुम्हारा जो आएगा ये आ जाएगा इधर बेटा CH3 और इस जगह पर जब तुम देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, CH2OH, ये हाइड्रोलिसिस। ठीक, क्लियर, ध्यान से समझिएगा। तो ये तुम्हारे सामने है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ऐसा प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है बेटे, फर्स्ट मिल रहा है। आराम से टिक कर दीजिएगा, डी वाला पूछा गया है, इस डी वाले प्रोडक्ट को, और कौन सा हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट हो जाएगा। राइट, क्लियर, देख लो भाई, यहाँ पर गड़बड़ नहीं करनी है। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 4 मेथाइल कार्बोलिक एसिड। 4 मेथिल कार्बोलिक एसिड का मतलब है, ये है तुम्हारे सामने, कार्बोलिक एसिड होता है फेनॉल, और 4 मेथिल का मतलब यहाँ पर क्या लिखा बेटा हमने, CH3 लिखा। जैसे हमने यहाँ पर CH3 लिखा तो ये 4 मेथिल कार्बोलिक एसिड पूछा गया, इसका जो है वो एसिड का फंक्शनल आइसोमर कौन सा होगा, तो तुम्हें पता है यहाँ पर हमें एनिसॉल बनाना था और इसका जो फंक्शनल आइसोमर होगा वो ये हो जाएगा बेटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, OCH3 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 4। ठीक, ये आपके सामने है, इसमें देख लीजिएगा, गड़बड़ नहीं करनी है। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर देख लो भैया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, और 64 क्वेश्चन के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे जो है, ठीक है ना। आ जाओ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है इन विच मेटल कार्बोनिल बॉन्ड ऑर्डर इज मिनिमम। अब देखो ध्यान से, जब हम लोग देखते हैं नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने पर क्या होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना,
ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो बढ़ती है, और कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो घट जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर का घटना, ठीक है। और जैसे बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। तो देखा जाए तो माइनस एक ही जगह है, किसमें बेटा, फोर्थ वाले। बड़े आराम से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप देख सकते हो, यही हो जाएगा बेटा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर है, कह रहा है इन विच इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पहली बात तो देखो बेटा, पैरामैग्नेटिज्म निकालना तो यहाँ पर है Fe3+, और Fe3+ के बाद मैं लिखता चला जाता हूं, यहां पर है बेटा CO3+, और इस जगह पर आ जाएंगे तो हो जाएगा V3+, और ये हो जाएगा Ti3+। इनके कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे तो इनका कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, मैं बताते चलता हूं बेटा। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3D4, सॉरी 3D6 होता है। आयरन का कितना होता है, आयरन का यही तो होता है ना, 3D6, और ये 4s2, दो हो जाएगा 5 आ जाए तो 3D5 हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब ये 3D5 हो जाएगा, तो इसके बाद CO3+ है, और जब हम CO3+ की बात करेंगे तो CO3+ में क्या होता है, CO का देखो 3D7 4s2, और 3+ आएगा, दो इसका एक गया, कितना हो जाएगा 3D6, तो ये आ जाएगा 3D6, ठीक है। वेनेडियम बोला गया है, और वेनेडियम यहाँ पर जब देख रहे हो तो वेनेडियम में कितना होता है, स्कैंडियम टिटेनियम फिर आता है वेनेडियम, तो ये होता है 3D3 4s2, ये होता है वेनेडियम, ओके, ठीक। तो यहाँ पर दो इसका गया, एक इसका गया, कितना बच गया बेटा 3D2। इधर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा 3D1, ठीक है। क्यों, क्योंकि टाइटेनियम का होता है अपना कितना 3D2 4s2, तो दो इसका गया, एक इसका गया। अब यहाँ पर ये हम सब हटा देते हैं, अब इतने से पता चल जाएगा तुम्हें। ये बताओ बेटा जल्दी से, यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, P वाले, उसके बाद किसमें है, Q वाले में, फिर किसमें है, R, फिर क्या है, S, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म जो होता है, ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम लोग निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बड़ी आराम से देख लोगे, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो हम कह सकते हैं क्या, पैरा magnetism directly proportional to the number of unpaired electron, ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये तुम्हारे सामने है। पहले एस्टेरिफिकेशन कराना फिर रिडक्शन कराना, कैसे होगा एस्टेरिफिकेशन, जरा देखो बेटा, इसका H जाता है और इसका OH जाता है जब एस्टेरिफिकेशन करते हैं, तो A प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा O, और ये O18 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा क्या बेटा CH3, सॉरी CH2, और ये है CH3। जब इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर के, साथ में H2O एक्वस मीडियम में लेते हैं, तो ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ से चला जाएगा, ये रिड्यूस होकर के अल्कोहल बनेगा, तो बन जाएगा CH3 CH2OH, और साथ में क्या बनेगा CH3 CH2OH, और ये होगा O18। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, आंसर हो जाएगा थर्ड, आपके सामने देखो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है, बड़े आराम से कर लेना है इसको, ओके भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 67 पर जब आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 67 देखो बड़ी बेहतरीन सी रिएक्शन है, ठीक है, और ये है यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का है। आपसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, आप ये याद रखो बेटा, जब भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें निकालना होता है तो RBC याद कर लो। B मतलब हो जाएगा क्या, बॉन्ड एनर्जी, और C से हो जाएगा क्या, कंबशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन एनर्जी, ये है बॉन्ड एनर्जी कंबशन एनर्जी, R, और ये। तो जब कभी भी ऐसा आएगा
तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, समेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड समेशन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, ऐसा करते हैं। चाहे वो बॉन्ड एनर्जी का केस हो या कंबशन, इन्हीं दो में करते हैं। बाकी सब में क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ऐसे याद कर लेना। अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तुमसे सबकी यहाँ पर क्या दी गई है, बॉन्ड एनर्जी दी गई। तुमसे यहाँ पर सबकी अगर देखा जाए तो क्या दी गई, बॉन्ड एनर्जी दी गई, और तुमसे हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये है, इसको हमें कर लेना है, इसको हमें आराम से समझ लेना है। जैसे हम लोगों ने किया तो ये फॉर्मूला लग जाएगा और अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या होने वाली है। आ जाओ बेटा, यहाँ पर हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर बॉन्ड एनर्जी H2 की और F2 की है तुम्हारे सामने, तो आराम से करना है। देखो भाई, ये जो आएगा ये क्या आएगा, H2 प्लस F2, और ये क्या है, गिव्स 2HF है ना, ठीक, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रिएक्टेंट है H2F2 दोनों है भाई, तो क्या है, समेशन करना 434 प्लस 158 रिएक्टेंट का हो गया, माइनस का 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 565। अब ये देखो सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पर अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन करें कितना, 8 4 12 का 2, 5 3 8 1 9 4 1 5 माइनस 2 पंचे 10 2 छंग 12 1 13 2 पंचे 10 1 11 माइनस का 1130। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 538 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हुई तुम्हारी। ओके बेटा, क्लियर? तो ध्यान रखना इसको बहुत अच्छे से, आंसर हो जाएगा सेकेंड इसका। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जब देखेंगे तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है ये। पहला पढ़िएगा जरा, क्या कह रहा, फॉर लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लिमिटिंग लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में n की वैल्यू 10 नहीं होगी, n2 जो होता है इस सिचुएशन में इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज लिमिट। ओके बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट। वेवलेंथ फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज के लिए सेकेंड लाइन निकालना है बेटा वेवलेंथ, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये होता है आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब ध्यान दो यहीं पर वैल्यू रखो, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये जेड वायर 1 हो गया, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, ये जब लाइमन सीरीज के किसकी बात कर रहा, बामर सीरीज की, तो बामर सीरीज के n1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर। अब सेकेंड लाइन जो होती है, तो बामर सीरीज के लिए जो सेकेंड लाइन है, तो फर्स्ट लाइन में n जो है n2 की वैल्यू 3 होती है, तो सेकेंड लाइन में क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इंटू 1 अपॉन 4 इन माइनस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 16, 4 चौको 16, 16 हो जाएगा। अब इसे बराबर करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा दोनों 16। तो जब लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये लैम्डा बराबर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 16/3r, मतलब ये सही है तुम्हारा, ये वाला सही हो गया। अब अगर एक सही है तो बाकी आगे बढ़ना ही नहीं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ तीसरा वाला देखो भाई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर पास्शियन सीरीज। बेटे पास्शियन सीरीज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं, तो बेटा मैक्सिमम जब फ्रीक्वेंसी निकालते हैं पास्शियन सीरीज की, तो इसका फॉर्मूला होता है आर एच सी अपॉन 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9, तो ये हो जाता है बेटा क्या, आर एच सी अपॉन 9 हो जाता है, आर सी नहीं होता है, यानी ये गलत है तुम्हारा, ठीक है। अब कह रहा फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, बताना बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज जब बोलते हैं तो n की वैल्यू 5, पहली बात मैं बता दूं ब्रैकेट सीरीज में n की वैल्यू 5 नहीं होती है,
ठीक है ना, ये गलत है, इसका मतलब ओवरऑल ये गलत है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तुम्हारी है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन हुआ है। बहुत अच्छे भैया। तो M जो बनेगा, पहली बात देखो, ये जब आएगा तो ये अलग हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये Cl में। तो यहाँ से जब अलग होगा तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब सबको पता है यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन में, और यही जाकर के बेंजीन पर अटैक करेगा। तो जब इसकी रिएक्शन बेंजीन से हुई तो बेटा ये बन जाएगा क्यूमीन। तो M प्रोडक्ट जो बना वो बन जाएगा क्यूमीन हमारा। H, यह है CH3 और यह है CH। पहला प्रोडक्ट क्यूमीन बना, और पहला प्रोडक्ट क्यूमीन दो ऑप्शन में है, फर्स्ट में है और सेकंड में है। इसका मतलब थर्ड वाला और फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब इसका हम लोगों ने एयर ऑक्सीडेशन कराया, O2 से रिएक्शन करवाई, तो हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाता है OOH। इधर आएंगे तो ये है CH3, ये है CH3। ठीक है, इसमें जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा बेटा, देखना ध्यान से, यहाँ से ब्रेक हुआ और ये यहाँ से ब्रेक होता है। ठीक है, तो इसमें जो बनता है वो क्या बन जाता है, इतना पार्ट आ जाता है फिनॉल में। ठीक, और ये कॉमर्शियल मेथड होता है फिनॉल बनाने, और साथ में जो N बनेगा वो बनता है C डबल बॉन्ड O और ये CH2। यहाँ पर देखो कह रहा है MnN, तो बेटा ये जो N दिया गया है ये N है, तो यहाँ पर फिनॉल अलग है, फिनॉल को लिया नहीं गया क्योंकि फिनॉल किसी ऑप्शन में दिया नहीं, तो हम फिनॉल से सोचेंगे नहीं। तो N जो मानेंगे वो किसको मानेंगे हम लोग, एसीटोन को मान लेंगे। ओके, ठीक है, आराम से देख लो भाई, तब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब ये क्वेश्चन अगर आपसे हो गया है तो हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 70 की तरफ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, है क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। रेट कांस्टेंट वेरीज विद टेम्परेचर बाय द इक्वेशन log बेस 10। अब सुनो जरा, ये है तुम्हारे सामने log बेस 10 के बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2000 अपॉन टी। ठीक, अब जरा रियल इक्वेशन लिखो, तो क्या हो जाएगा रियल इक्वेशन, log बेस 10 के बराबर कितना, log बेस 10a माइनस का इक्वेशन क्या हो जाता बेटा, EA अपॉन 2.303 RT, है ना। ये है, अब ये दोनों इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। अब कह रहा है कि आपको बताना है वी कंक्लूड दैट, ठीक है, टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, हमको कंक्लूड करना है इनमें से कौन सा सही है, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू इससे कंपेयर करोगे तो ये कितना आ रहा है, यानी कि log बेस 10a बराबर कितना दिया गया, 5। ठीक, तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। तो जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो आ जाएगा 10 टू द पावर 5। तो ये a है तुम्हारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर 10 टू द पावर 5, तो ये गलत हो गया। अब कह रहा है EA इज 4 किलो कैलोरी पर मोल एंड EA इज 19.212 किलो कैलोरी पर मोल। तो जरा देखो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे बेटा। हमने निकाल लिया EA, तो EA अपॉन 2.303 क्या हो गया, R बराबर कितना आ गया बेटा, 2000। उससे हमने कंपैरिजन किया है। ओके, ठीक, टी तो हट जाएगा, तो हमने टी दोनों साइड का हटा दिया भाई, तो अब यहाँ पर ही आ गया। अब EA बराबर कितना आ जाएगा, ये ध्यान दो भाई, EA बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2000 गुड़े 2.303, और किलो कैलोरी में R की वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाई 0.002। जब इसे सॉल्व करते हैं ना आप, तो इसे सॉल्व करने पर EA किलो कैलोरी में आता है, क्योंकि दोनों जगह किलो कैलोरी में दिया गया तो हम किलो कैलोरी में निकाल रहे हैं। तो यह आ जाता बेटा सॉल्व करने पर 9.2 करके आता, समझे ना। तो ऐसा कोई है तो यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, किलो कैलोरी पर मोल, याद रहे ऐसा हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ये है तुम्हारे साथ। अगला क्वेश्चन ये है, what is the question number 71, what is the electronic arrangement of metal atom or ion in the octahedral complex with D4। अच्छा D4 है और कह रहा है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और पेयरिंग एनर्जी जो है वो तुम्हारी ज्यादा है डेल्टा ओ से। तो एक बात बता दें, ये कंडीशन होती है हाई स्पिन की, और हाई स्पिन जो होता है वो वीक लिगेंड की प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस होती तो लो स्पिन होता है, ठीक है ना। कैसा है, वीक लिगेंड। तो अब वीक लिगेंड में हो जाएगा 4 है, तो तुमको भी पता ऑक्टाहेड्रल में पहले T2G में भरते हैं, फिर किसमें EG में भरते हैं। तो जब वीक लिगेंड होता है और 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले T2G में हम भरेंगे सिंगल सिंगल, कितना भर दिया 3, और यहाँ पर 1 भर दिया। तो ये आ जाएगा तब जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, वीक लिगेंड। आंसर हो जाएगा थर्ड तुम्हारा। ओके भाई, चलो इसका IUPAC नेम बताना है, बहुत आसान है, क्योंकि देखो CN है तुम्हारा और C डबल बॉन्ड O, इनमें ज्यादा प्रायोरिटी CN की होती है, तो नंबरिंग भी हम लोग CN की तरफ से करेंगे। इसको इंक्लूड करेंगे पेरेंट चेन में 1 2 3 4 और ये 5। तो ये बेटा 4 वाला होता है ऑक्सो, और ये हो जाएगा 2,2 डाईमेथिल, 2,2 डाईमेथिल 4 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। आंसर थर्ड विल बी करेक्ट, ठीक है, तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान था क्वेश्चन बच्चे, तो ये तुम्हारे सामने। आ जाओ भाई, 72 के बाद में बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और वो है क्या 74, ठीक है, सॉरी 73। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का है, कह रहा है कि दो लिक्विड हैं, है ना, और वो क्या है, एन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ देम व्हेन इट इज। अच्छा देखो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर मिनिमम, ऐसा देखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो मिनिमम बॉइलिंग कह रहा है लोअर देन ईदर ऑफ देम, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो मिनिमम बॉइलिंग है मतलब पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड, यहाँ पॉजिटिव डेविएशन। चलो भाई, यहाँ पर देखो कह रहा है इनमें से कौन सा रिएक्शन फिनॉल नहीं देगा। बेटा डाइजोनियम सॉल्ट को वार्म वाटर के साथ हीट कर देंगे, ये तो देगा। ओलियम है, सल्फोनिक एसिड बना, फिर तुम्हारा आयो यानी NaSO3 बना, है ना, हाइड्रोलिसिस से ये बन जाएगा फिनॉल, इन दोनों से तो फिनॉल बन रहा है। क्लोरोबिन रूम नहीं भाई, रूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इससे फिनॉल नहीं बनेगा। यहाँ होना चाहिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, डाउस प्रोसेस बोलते हैं, है ना। कौन सा प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 74 था, और 74 के 73 हो गया है, 73 हो गया है, 74 हो गया, 75। ये बैलेंसिंग की बात है बेटा, बहुत आराम से बैलेंसिंग कर सकते हो। देखो कैसे, ये है तुम्हारे सामने Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस H प्लस, ये आ गया। और यहाँ पर क्या हुआ बेटा, Cr3 प्लस SO4 2 माइनस, और ये क्या हो गया H2O। अब ध्यान देना इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये एक क्रोमियम कितना है बेटा, प्लस का 6 है, तो 2 क्रोमियम कितना हो जाएगा, प्लस का 12, तो यहाँ 2 क्रोमियम करो। एक क्रोमियम तुम्हारा प्लस का 3 है, तो बेटा 2 क्रोमियम हो जाएगा प्लस का 6 है। कितने का चेंज आएगा बेटा, 6 का चेंज आएगा। यहाँ चेंज देखो कितने का आएगा, 6 का। SO4 जो है SO3 में ही आता है प्लस का 4, और सल्फर इधर है कितना हुआ है, प्लस का 6 है। अब बताओ कितने का चेंज आएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 का चेंज,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 Cr2O7 2 माइनस प्लस आ जाएगा 6 SO3 2 माइनस प्लस H प्लस, यह आ जाएगा 2 Cr3 प्लस की जगह कितना हो जाएगा 4 Cr3 प्लस 6 SO4 2 माइनस H2। अब जरा ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। इधर साइड ऑक्सीजन कितना है बेटा, 6 त्रिका 18, 7 दूना 14, 14 और 18 कितना हुआ भाई, 8 4 12 32 है ना, यानी इधर ऑक्सीजन 32 है और इधर कितना है 6 चौको 24, 24 तो इधर कितना करना पड़ेगा 8 है ना, 24 8 32 और H प्लस कितना करना पड़ेगा 16। अब जरा ये सिंपलर फॉर्म में करो, यहाँ पर ये सिंपल रेशियो में करो, तो बेटा जब सिंपल रेशियो में करोगे तो क्या बन के आएगा, यह आ जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 SO3 2 माइनस प्लस ये हो जाएगा 8 H प्लस और ये आ जाएगा कितना 2 Cr3 प्लस और ये कितना हो जाएगा बोलो 3 SO4 2 माइनस प्लस 4 H2O। अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये बताओ यहाँ पर अच्छे से, ठीक, ये देखो 3 आया है और ये देखो 8 आया है, ऐसा कोई ऑप्शन है, H प्लस का जो कोफिशियंट है वो 8 आया है ना, आगे जो है और SO4 2 माइनस का कितना आया 3 आया, 8 3, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक प्रकार से बैलेंसिंग कर देना था, आ गया। आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे और बहुत अच्छे से किए ही नहीं होंगे, इनकी प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताओ बेटा क्या कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं वो कैसे लगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई, फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कंसीडर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ IE, IE यानी आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एलिमेंट W एंड X। देखिए W का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिया है 10.5, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दिया है 15.5 और थर्ड दिया है 24.9। अब देखिए यहाँ पर थर्ड और फोर्थ के बीच गैप जो है वो ज्यादा है, ठीक, यानी कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। ऐसे ही देखिए X जो है इसका जो है फर्स्ट 8 है, सेकेंड 14.8 है और सेकेंड और थर्ड के बीच गैप ज्यादा है, यानी कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, X के वैलेंस सेल में होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन 2, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब अदर 2 एलिमेंट Y एंड Z, ठीक, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, Y के आउटर मोस्ट सेल में है 4 और 2 6, यानी इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए 2, यानी कि इसका -2 हो जाएगा। ऐसे ही Z के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 5 और 2 7, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसका हो जाएगा -1, राइट। अब चलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर पॉसिबल, इसमें से कौन से कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखिए W Y के साथ अगर बात करें तो ये W है, ये Y है, क्रिस क्रॉस रूल से इसका 2 इधर और इसका 3 इधर, तो W2 Y3 ये तो करेक्ट है, ठीक। X2 Y3, तो देखिए ये है आपका X और ये है आपका Y, तो X2 Y3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका 2 है, इसका 2 है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट YZ2, तो Y और Z2, अब देखिए Z का 1 है और Y का 3 है, तो ये होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपका XZ2, तो देखिए ये हमारा X है, ये हमारा Z है,
x का 2 है और y z का 1 है, तो z का 1 यहाँ लिखो चाहे ना लिखो, x का 2 लिखेंगे तो ये आपका xz2 होगा, जो कि सही है, करेक्ट है, राइट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी, यानी फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। तो 76 का 4 पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, डिक्रीजिंग माइनस आई पावर ऑफ गिवन ग्रुप्स इज, ठीक, यानी कि माइनस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबसे अच्छा या सबसे पावरफुल माइनस आई जो देगा वो इसमें देगा NO2 यानी कि बी, ठीक। इसके बाद आपका CN होगा, CN यानी कि ए। इसके बाद नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, ठीक, और इसमें फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए फिर डी, और फिर आपका ये NH2 यानी कि हो जाएगा सी, बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी, ठीक। तो बी, ए, फिर डी और फिर सी, करेक्ट। 77 का फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मास परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंट मेंशन है यहां पर, और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है 60, और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा इनमें से कंपाउंड का कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। बहुत इजी है, देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है। इसका दिया है जो मास परसेंट दिया है इसका 60 दिया है, 60%। इसका दिया है आपका 13.33 और इसका दिया है 26.67, ठीक। तो मास दिया है, मोल निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके, ठीक। ये आएगा 5, ये आएगा 13.33 और ये आएगा 1.67, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसके बाद सबसे छोटा नंबर ये हमारा है 1.67, इससे डिवाइड सब में कर दें तो 5/1.67, 13.33/1.67 और आपका 1.67/1.67, तो ये लगभग आपका 3 आ जाएगा, ये आपका लगभग 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 अप्रोक्सीमेट में, और ये 1। तो यहां पर जो इंपीरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा C3H8O, राइट। इसके बाद N निकाल लेंगे, N होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपीरिकल वेट, राइट। तो यहां से ये दिया है आपका 60 मॉलिक्यूलर वेट, और आप इसका वेट निकालेंगे तो आएगा 60, तो ये आ जाएगा आपका 1, राइट। अब देखिए इससे पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है आपका N इंटू इंपीरिकल फार्मूला। N की वैल्यू आई है 1 और इंपीरिकल फार्मूला C3H8O, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन को इतना लेंदी ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो बस मैच कराना है किसका इनमें से मॉलिक्यूलर फार्मूला 60 होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला 60 होगा, बाकी का 60 नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो 78 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड दिया है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं यानी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट। तो पूछा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो बस CO2 हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, रेजोनेंस कराएंगे। तो जब रेजोनेंस कराएंगे तो यहां पर आपका कुछ ये आएगा, आफ्टर रेजोनेंस आपका यहां पर ये आ जाएगा, राइट। और अगेन यहां से CO2 हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, तो CO2 हटाकर जब रेडिकल यहां पर बनाएंगे और आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है और यहाँ रिएजेंट पूछा है और ये बना है N फिनाइल
हाइड्रोक्सी एमीन। ठीक, तो बहुत आसान है, ये आपका है मेटल एसिड। ठीक, तो मेटल एसिड के साथ कराएंगे तो देखिए मेटल एसिड है, PdH2 है, LiAlH4 है, ZnNH4Cl है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। इस यहाँ पर रिएजेंट जो यूज करेंगे हम ZnNH4Cl यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये करता है पार्शियल रिडक्शन, राइट। तो ये आपको याद रखना है, 80 का सेकेंड पार्ट करेक्ट है। बाकी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि LiAlH4 के साथ कराएंगे तो एजो बेंजीन बनेगा। ठीक, और PdH2 के साथ अगर कराएंगे तो एनिलीन बनेगा। Sn प्लस HCl मेटल एसिड के साथ कराएंगे तो भी एनिलीन बनेगा, राइट। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कंपाउंड मेंशन है और C2H5 ये है आपका एमीन, एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पर बन रहा अमाइड, अमाइड, अमाइड बन रहा। तो द रिएक्शन इज नोन एज, देखिए रोजनमुंड रिडक्शन, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि रोजनमुंड रिडक्शन में हम यूज करते हैं H2PdBaSO4, H2PdBaSO4 यूज करते हैं। ठीक, तो ये तो नहीं होगा, राइट। हाफमैन डिग्रेडेशन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम Br2KOH यूज करते, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट, सुटेन बॉमन रिएक्शन, ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं एमाइन और इससे हमारा बनता है अमाइड, ये क्लियर है। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ये भी हम, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, जो कि लुईस एसिड है और इसका काम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केटाइन बनाने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 81 का थर्ड पार्ट सही है। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड दिया है, इसका हम कराएंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो प्रोडक्ट बनेगा XYZ। पूछा है इसमें से कौन कौन जो है हमारा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, राइट। तो पहले तो इसका हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ओजोनोलिसिस करेंगे पहले तो, देखिए ओजोनोलिसिस करेंगे, बहुत आसान है ये। ठीक, तो इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा, ये आपका X है, ये आपका है Y, ये है आपका Y, और ये है आपका Z, Z है। अब देखिए आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट वो देते हैं जिनके पास होता है CH3CO, CH3CO ग्रुप अगर मौजूद है तो वो देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब इसमें देखिए यहाँ पर भी CH3CO है, यहाँ पर भी CH3CO है, यहाँ पर भी CH3CO है, तीनों में मौजूद है, इसीलिए XYZ तीनों हमारे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तीनों हमारे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। 82 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला केस है नेक्स्ट, कायरल मॉलिक्यूल पूछा है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा। तो कायरल मॉलिक्यूल, राइट, देखिए जो जिसके अंदर कायरल मॉलिक्यूल वे होते हैं जिनके अंदर ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कंपाउंड, राइट। अब इसमें देखिए जो आपका अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें, अगर किसी भी कंपाउंड में सिंगल कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन, सिंगल कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन अगर है, एक कायरल कार्बन, तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक केस को छोड़कर जिसका नाम है अमीन इन्वर्जन। तो यहाँ पे तो अमीन इन्वर्जन का केस नहीं है, तो केवल कायरल कार्बन को देखो, यहाँ पे कार्बन कायरल नहीं है, यहाँ पे कार्बन कायरल नहीं है, यहाँ पे कार्बन कायरल, यहाँ पर कार्बन कायरल है, और यहाँ पे कार्बन कायरल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड पार्ट, क्योंकि इसमें सिंगल कायरल कार्बन मौजूद है, और सिंगल कायरल कार्बन मौजूद होगा तो POS US दोनों एब्सेंट होगा, POS US दोनों एब्सेंट होगा तो वो मॉलिक्यूल हमारा कायरल मॉलिक्यूल होगा। तो 83 का थर्ड पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिनॉल, फिनॉल का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपका बनेगा आर्थो आइसोमर एंड पैरा आइसोमर। कहने का मतलब है X और Y जो है ना, यहाँ पर X बनेगा आपका आर्थो नाइट्रोफिनॉल,
ये बन जाएगा आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ये Y बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक। और वहीं अगर हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, साथ में H2SO4 है, तो पिक्रिक एसिड बनता है, सबको पता होना चाहिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डी एक्टिवेटर ज्यादा है, कहने का मतलब यहाँ पे -M ग्रुप ज्यादा है, ठीक। 3 है NO2, राइट। इसमें पूछा ना एसिडिक स्ट्रेंथ X, Y और Z का क्या होगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, Z का, ठीक। फिर इसके बाद हमारा आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में पैरानाइट्रोफिनॉल का होगा Y का, और फिर सबसे कम हो जाएगा X का, तो ZYX, ZYX हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 4, यानी सबसे ज्यादा Z का, फिर Y का, फिर X का, राइट। तो 84 का 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट इनकरेक्ट मैच, इसमें से हमें इसमें बताना है कौन इनकरेक्ट मैच है। तो देखो, यह आपका कलरलेस है और टेट्राहेड्रल। तो देखिए Cu3+ की अगर बात करें तो यहाँ पर, सॉरी Cu3+ नहीं होगा, क्योंकि Cn- का 4 जाएगा इधर, तो Cu पे +1 आएगा, Cu पे +1 आएगा, तो Cu का होता क्या है, Cu का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का 4s1 3d10, तो Cu+1 यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 3d में 10 बचेंगे, और d में 10 यानी कि फुलफिल्ड, तो यहाँ पर आपका कलरलेस होगा और टेट्राहेड्रल होगा, ये तो करेक्ट है, साथ में डायामैग्नेटिक होगा, ये करेक्ट है, ठीक, करेक्ट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ये तो करेक्ट है, ठीक। CuNH3 का 4+2 ये कलर्ड होता है, राइट, और स्क्वायर पेनर, अब इसकी ज्योमेट्री जो होती है मैं बता दूं आपको, ये स्क्वायर पेनर होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, राइट, तो ये भी करेक्ट है। PtNH3 का ट्वाइस Cl2 ये भी डायमैग्नेटिक और स्क्वायर पेनल होता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसका भी होता है, तो ये भी करेक्ट है, राइट। NiDMG का ट्वाइस, ये जो है ना निकल का कॉम्प्लेक्स, इसका कलर होता है रोजी रेड, रोजी रेड, रोजी रेड या चेरी रेड, रोजी रेड या चेरी रेड, रोजी रेड या चेरी रेड या स्कारलेट प्रेसिपिटेट, यहां पर मेंशन है कलर्ड, ठीक। तो कलर्ड तो होता है, ये आपका रोजी रेड या स्कारलेट प्रेसिपिटेट होता है। टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल नहीं होता, ये होता है स्क्वायर पेनल, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2, ठीक। तो ये इनकरेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है इसके अंदर, तो ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है क्यों ये, क्योंकि इसका जो होता है ना, ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल नहीं होता, स्क्वायर प्लेनर होता है ये, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट है, 4th ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट पूछा है तो 4th ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 4th। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका कंपाउंड मेंशन है, KOH के साथ कराएंगे रिएक्शन, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये हमारा है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ये आपका थैलीमाइड मेंशन है, KOH के साथ कराएंगे तो K+OH- आएगा, OH- आएगा, यहाँ से H+ ले जाएगा, अब देखिए इसके ऊपर माइनस आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, ये इस पे अटैक करेगा, जब इस पे अटैक करेगा तो आपका आपका कुछ ये बनेगा, राइट, ये बन जाएगा। अगेन जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, अगेन जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर H जोड़ेंगे, यहाँ पर OH जोड़ेंगे, नेक्स्ट ऐसे यहाँ पर H, यहाँ पर OH जोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा एमीन, और इसका फिर हम कार्बिल एमीन, इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन, ठीक, या आइसोसाइनाइड टेस्ट, राइट। तो इससे हमें आइसोसाइनाइड मिलेगा, तो अगेन ये हमारा X मिलेगा एमीन, CH Cl3 KOH के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा आइसोसाइनाइड, तो हमारा 86 का 3rd पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
टॉलिन का रिएक्शन CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे, तो ये इटार्ड रिएक्शन है, यहाँ पर हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड, ये इटार्ड रिएक्शन है, ठीक, इटार्ड रिएक्शन। और फिर पूछा है, ये तो P बन गया, राइट। और फिर अगर इसमें से कौन सा यूज करेंगे रिएजेंट कि हमें टॉलिन फिर से मिल जाए, तो इसका अगर हम क्लीमेंसन रिडक्शन कर दें ZnHgHcl, राइट, तो हमें मिल जाएगा अगेन टॉलिन, टॉलिन मिल जाएगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है? देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, राइट। हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला केस है नेक्स्ट, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 आइन। ये आपका ब्यूट 1 इन है और ये आपका ब्यूट 1 आइन है, ये ब्यूट 1 आइन है, ये ब्यूट 2 आइन है, ये ब्यूट 1 आइन है और ये ब्यूट 2 आइन है, राइट। कह रहा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक। तो देखिए यहां पर इसके पास जो होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर ये हमारा फर्स्ट है टॉलिन, टॉलिन रिएजेंट मेंशन है, तो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये टॉलिन रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। हाँ, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा लेकिन इसके साथ रिएक्शन करेगा, यानी, और ये इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं करेगा, यानी इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Br2CCl4 के साथ, तो ये तो रिएक्शन दोनों करेंगे क्योंकि दोनों के पास क्या है? पाई बॉन्ड है। बेयर रिएजेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं, बेयर रिएजेंट के साथ करेंगे, दोनों करेंगे, ठीक, दोनों करेंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेयर टेस्ट देते हैं, नो प्रॉब्लम। HCl के साथ दोनों रिएक्शन करेंगे। तो डिस्टिंग्विश किससे कर सकते हैं हम? वो हम कर सकते हैं टॉलिन रिएजेंट से, यानी 88 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सेल रिएक्शन मेंशन है और यहां पर इनॉट सेल भी मेंशन है 1.89 वोल्ट, और यहां पर इनॉट मेंशन है इसका 0.28 और पुश इसका रहा है, बहुत आसान है। इनॉट सेल सीधे सीधे फार्मूला लगा लो, इक्वल टू SRP प्लस SOP, SOP, SRP प्लस SOP। तो इनॉट सेल कितना दिया है? 1.89 वोल्ट, 1.89 वोल्ट। और आपका SRP, SRP देखिए इसका हो क्या रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, ठीक, इसका हो रहा ऑक्सीडेशन, ठीक। और ये देखो देखो दिया भी है इसका प्लस का 0.28, ठीक। तो ये आपका SRP प्लस SOP, SOP 0.28 वोल्ट मेंशन है। तो इसमें पूछा है, ये इसका रिडक्शन हो रहा, देखिए देखिए इसका रिडक्शन हो रहा, तो इसकी वैल्यू पूछी है, यानी कि SRP पूछा है, तो SRP पूछा है, SRP पूछा है, तो 1.89 माइनस 0.28, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट केस है, the decomposition of N2O5 is a first order reaction represented by N2O5 goes to N2O4 plus half O2. After 15 minutes, volume of O2 produced is 9 ml and the end of reaction 35 ml. The rate constant is equal to, देखिए ये आपका जो है इसे मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम फार्मूला सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, K इक्वल टू 1/T ln A माइनस एक्स, राइट। अब देखिए इसने पूछा है रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, यानी कि ये पूछा है तो K इक्वल टू 1/T, ये दिया है आपका 15, ठीक, ये दिया है आपका 15 मिनट, तो ये 15 पुट कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 35 और A माइनस एक्स 35 माइनस 9 ये हो जाएगा 26, मैं ln भूल गया यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 1/15 ln,
1 बाई, और सुंदर लिख दें इसको हम, k इक्वल टू 1 बाई 15 ln, ये हो जाएगा 35, और ये 35 माइनस 9 26, तो ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू 1 बाई 15 ln 35 बाई 26। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1 बाई 15 ln 35 बाई 26, यही ऑप्शन हमारा होगा 4th नंबर। ठीक, तो चलिए यहाँ तक मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कशन करा दिए, डन।